हेलो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले ये देख लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे मोल के बारे में, ये मोल क्या होता है और इसके पूरे हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। सेकंड, ये एवोगाड्रो नंबर क्या होता है जो हमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ दिख जाता है। एटॉमिक मास यूनिट को भी जानेंगे जिसमें AMU के बारे में, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है। और 4th, 5th, 6th फार्मूला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मतलब मोल से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में सिर्फ 4 फार्मूले हैं, जिसमें से 3 मैं इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाला हूँ। और ये फार्मूला किस तरीके से डेराइव होते हैं ये भी बताऊंगा मैं। और उसके बाद अपन देखेंगे ये इस टाइप के क्वेश्चंस को, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 मोल ऑफ H2SO4 दे दिया तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। मान लो कभी तुम्हें वेट दे दिया और पूछा बताइए मोल्स बता, फिर मोल्स दे मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूल से एटम कैसे निकालेंगे, एटम से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, ये सब इस लेक्चर में कंप्लीट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन पढ़ाई के स्टार्ट। देखो भाई, मोल कॉन्सेप्ट समझना है तो सबसे पहले ये तो जानेंगे हम लोग मोल क्या होता है। अब मोल के बारे में जानने के लिए मैं सबसे ऐसा एक वर्ड लेता हूं जो तुम्हारे डेली लाइफ में आता है, डजन। डजन के बारे में तो सुना ही होगा। तो जैसे डजन बोलूंगा तुम्हारे दिमाग में एक नंबर दौड़ेगा, और वो नंबर क्या दौड़ेगा? 12। कल को गए 1 डजन केला चाहिए तो वो 12 दे देगा, हाफ डजन केला चाहिए तो 6 दे देगा, मतलब 1 डजन कॉपी चाहिए तो 12 दे देगा। मतलब डजन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? एक नंबर को, और वो नंबर क्या है? 12। तो मतलब कि यहां पर भी सेम वे में काम आने वाला है। जैसे अगर मैंने कल को बोला 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल्स, एनी सब्सटेंस कंटेनिंग, कुछ भी 1 मोल के बारे में बात करूंगा तो एक नंबर आएगा, और वो नंबर केमिस्ट्री में कहलाएगा 6.022 या 23 भी कह सकते हैं इंटू 10⁻23। अब ये एक नंबर है। जैसे यहाँ पे डजन क्या है? एक नंबर है। वो मैंगो भी हो सकता है, कॉपी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसी तरीके से केमिस्ट्री में जब 1 मोल लिखते हैं तो वो भी कुछ भी हो सकता है, और यहां पर मैं उस कुछ भी को पार्टिकल्स फिलहाल बोल रहा हूं, ठीक है। तो 1 मोल का मतलब क्या हो गया? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, मतलब एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये नंबर हमारे डेली लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे अब तुम दुकान पे गए, दुकान पे जाकर तुम बोलोगे दुकानदार को कि मेरे को 1 मोल मैंगो चाहिए, तो वो पागल हो जाएगा, बोलेगा भाई कहां से आ गए, 1 मोल क्या होता है? तो तुम उसको बताओगे कि मोल का वैल्यू क्या होता है, तो उसको पूरा दुकान में बिक जाएगा, तो भी उतने उसके पास मैंगो निकलने वाले नहीं है। तो डेली लाइफ में ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे है उसको धीरे धीरे समझेंगे। अब ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं केमिस्ट्री में, पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा 8th, 9th, 10th अगर गलती से भी पढ़ा है तो तुमने सुना होगा कि एटम्स के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। ये 3 तरह को दिख गए। और मैं कुछ बताता हूं, जैसे एटम्स के बारे में सुना होगा, है ना, मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स और एक आयंस। तो इन सब के लिए बेसिकली हम लोग यहां पर यूज करते हैं मोल को। अब कैसे यूज करते हैं वो धीरे धीरे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा सब दिमाग में जाते जाएगा। लेकिन कभी भी 1 मोल मैंने बोल दिया तो समझ जाना 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, मतलब तुम्हारे पास इतने इलेक्ट्रॉन है ना। 2 मोल बोल दिया तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना है। अब यहां पर मैं तेरे को जो कुछ बातें बता रहा हूं वो पहले समझ ले। जैसे कि मान ली मैंने बोला फंडामेंटल पार्टिकल, जो FP से इंडिकेट कर रहा हूं, वो फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इनका वैल्यू कुछ कुछ हमेशा हम लोग को याद रखना चाहिए। जैसे इसकी मास क्या होती है और उसका चार्ज क्या होता है, ये अपने को जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम कैलकुलेशन में ये सब आते ही रहता है ना। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो क्या होता है, वो मैं लिख रहा हूं 9.1 इंटू 10⁻−31 kg। मतलब देखो कितना कम होता है, -31, समझ रहे हो, बहुत ही कम है, बहुत कम इसका मास होता है। अब यहां पर चार्ज की बात करें तो चार्ज क्या होता है? -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। अब ये जो माइनस है वो इलेक्ट्रॉन इसलिए इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज से इंडिकेट करते पढ़ा होगा तुमने, ठीक। और प्रोटॉन को किससे इंडिकेट करेंगे? प्लस। तो इसका भी वही हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। ऐसा नहीं कि ये माइनस में कम है तो ये प्लस में ज्यादा, नहीं, ये नेगेटिव पॉजिटिव बस इतना बता रहा है कि ये चार्ज अपोजिट चार्ज के हैं और कुछ भी नहीं। प्रोटॉन का अगर मैं मास बात करूं तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। अगर तुम ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब ये समझाने वाली बात नहीं है कैसे हो गया, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर आता है तुम लोग, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। इसी को हम लोग 1 AMU भी बोलते हैं, ध्यान रखना। 1 AMU का मतलब क्या हो गया? एटॉमिक मास यूनिट। थोड़ा देर जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा एटॉमिक मास यूनिट और अच्छे से क्लियर होगा, है ना। कुछ को दिमाग में आ रहा होगा ये तो 1/12 कुछ कार्बन का होता था, सब पता चलेगा धीरे धीरे, है ना। यहाँ पे पहले समझते जा अच्छे से। प्रोटॉन का मास ये होता है। अब अगर मैं तेरे से पूछूं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में किसका मास ज्यादा है, तो क्लियर कट दिख रहा है, इसका -31 है, इसका -27 है। यहाँ पे 9.1 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 1.67 से मल्टीप्लाई है। इसका मतलब ये हुआ कि मास का जो प्रोटॉन का मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक। और न्यूट्रॉन का भी मास लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻−27 kg। लेकिन प्रैक्टिकल वे में बात करें बेटा तो इतना जान लो कि न्यूट्रॉन का जो मास होता है प्रोटॉन से स्लाइटली बहुत कम ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग दोनों को एक ही मान लेते हैं। अब कोई पूछे कि न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होगा, नाम ही है न्यूट्रॉन, तो इसका कोई चार्ज होने वाला नहीं है, मतलब न्यूट्रल चार्ज हो गया, ठीक। अब यहां से मैं तुमको अब केमिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं वो बता रहा हूं, मोल कॉन्सेप्ट, है ना। अब इसको समझना, बेसिक बेसिक बातें मैंने बता दी। थोड़ा राइटिंग खराब बनेगा, समझ लेना, जो बोल रहा हूं वो सुनते जाना अच्छे से। मान लो कल को तुमसे मैंने पूछ दिया, आपको बताना है चार्ज के बारे में, कैलकुलेट चार्ज ऑन
1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्वेश्चन ये है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत ही सस्ता सा क्वेश्चन है, इसको बनाओगे बहुत आसानी से बन भी जाएगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूं क्यों, क्योंकि इसी से रिलेट करके जेई में क्वेश्चन पूछा गया है, और जो मेडिकल का बच्चा है वो भी इसी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन कॉन्सेप्ट तो किसी को समझना नहीं है, डायरेक्ट अपन मोलैरिटी में पहुंच जाते हैं। वो भी बताऊंगा। जो भी टॉपिक दिक्कत हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, सर मेरे को ये टॉपिक चाहिए, 10 दिन के अंदर वो टॉपिक अपलोड हो जाएगा इस चैनल पे। ठीक है, तो पहले समझते हैं। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई एक इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज होता है। अभी हमने देखा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6, माइनस नहीं लिख रहा हूं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि माइनस तो रिप्रेजेंट करता है कि वो इलेक्ट्रॉन है, तो अपने को पता है ना अब इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो ये होता है, लेकिन बताना है 1 मोल का। तो भाई 1 मोल का बताने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 मोल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.23 इंटू 10⁻23। अब इसको आराम से मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस करने आता ही है, गुना भाग करने आता ही है, कर लो, करोगे तो तुम्हें आएगा 96500 कूलम, और इसी को हम लोग बोलते हैं 1 फैराडे। ठीक है, तो कल को आपसे किसी ने पूछ दिया कि चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो आपको बताना होगा 1 फैराडे या 96500 कूलम भी कह सकते हैं। तो किसी ने पूछा 2 मोल्स में कितने होंगे, तो 2 फैराडे हो जाएगा, 3 मोल्स में 3 फैराडे। तो कोई बहुत बड़ी चीज मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूं, लेकिन इसी से रिलेट करके क्वेश्चन तो पूछ ही सकता हूं मैं। जैसे मान ले मैंने पूछ दिया कैलकुलेट करना है आपको, है ना, कैलकुलेट चार्ज ही बताना है, क्योंकि चार्ज के बारे में पढ़ा रहा हूं। चार्ज इन फैराडे, फैराडे में आपको बताना है। अब पहला क्वेश्चन इसमें मैं क्या दे रहा हूं कि 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन। ठीक, अब यहाँ पे Na प्लस आयन के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो पहले आपको समझना चाहिए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, पहले तो ये सोचो कि चार्ज बताना है। एक इलेक्ट्रॉन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में 1 फैराडे होता है, और यहाँ पे 1 मोल के बारे में पूछ रहा है। फिर इलेक्ट्रॉन देखो Na प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि Na प्लस का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये हुआ कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन फेंक दिया, एक इलेक्ट्रॉन की बातें चल रही है, मतलब कि 1 फैराडे अपन कह सकते हैं। 1 इंटू 1F, 1 क्यों मल्टीप्लाई किया, मोल इसका 1 था, एक ही इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो 1, तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा 1 फैराडे। अच्छा चलो, इसमें हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो रही हो, चलो तो दूसरे क्वेश्चन समझते हैं। मान लो कल को पूछ दिया 0.2 मोल ऑफ Mg+2 आयन। ठीक, तो पहले समझना पड़ेगा अपने को कितने मोल के बारे में पूछ रहा है, 0.2, तो लिख देते हैं 0.2 मोल के बारे में, है ना, इनटू कितने इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है, तो Mg+2 का मतलब क्या हुआ, सोचना जरा। मैग्नीशियम बेचारा न्यूट्रल था, +2 लगाया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फेंक दिया यहां से, अपने से निकाल दिया, तो वही 2 इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन का तो 1 फैराडे, 2 इलेक्ट्रॉन का 2 फैराडे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 0.4 फैराडे हो गया। कूलम में पूछेगा तो 96500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और कुछ करना अपने को नहीं है। तो चलो अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं। मान लो तेरे से पूछ दिया कि कैलकुलेट करना है तेरे को यहाँ पे भी मास, अब क्या करना है मास, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे अपने को क्या करना है, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तेरे को मास बताना है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तुम्हें यह पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻³ kg होता है। अब एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको एकदम अच्छे से मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, तो मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि 54.6 इंटू 10⁻⁸ kg आएगा। और इसी को अगर माइक्रो केजी में लिखना होगा तो 0.546 माइक्रो केजी आ जाएगा। ठीक, अब यहां पर आता है तेरा जेई 2003 का क्वेश्चन, है ना। तो जेई का क्वेश्चन देखे थोड़ा मेडिकल वाले डर जाते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखोगे तो सब कुछ अच्छे से बन जाएगा। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वे 1 kg। मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया। यहां पे हमने क्या बताया, एक मोल में इतना केजी, है ना, इतना केजी। अब बोल रहा है कि 1 केजी में कितना मोल, तो बहुत ही घटिया क्वेश्चन है, बस उसी से ऊपर वाले से अपने को निकाल लेना है। हमें पता है कि 54.6 इंटू 10⁻⁸ kg ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल टू है 1 मोल के। थोड़ी देर पहले हमने निकाला अभी। अब पूछा है 1 kg का, तो 1 kg का निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/54.6 इंटू 10⁻⁸। अगर इतना कर लेंगे तो थोड़ा अच्छे से कर लो ऊपर, तो आ जाएगा क्या इसका, सॉरी 10⁸ डिवाइडेड बाई 54.6 मोल। यही आंसर था, क्वेश्चन बन गया। अब यहां पर एक बात और मैं बता देता हूं कि मैंने अभी बताया था कि 1 मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, है ना। यही होता है, इसको भी हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज Na, और इसी NO को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। ये ध्यान देने वाली बात है, वो ऊपर में स्टार्टिंग में छोड़ दिया था, तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि 1 मोल ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 रिप्रेजेंटेड बाई Na, और इस Na को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। ये कभी कभी क्या होता है, कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो, तो उस न्यूमेरिकल में Na लिख के भी बना दिया जाता है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है, छोटा सा हो जाता है और आराम से बन जाता है। तो खुद से अब क्या करो कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन बनाओ, आराम से इसको बनाओ और इसका आंसर यहां पे लिखो। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब यहां हम लोग देखते हैं मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक, तो हमें
कार्बन एक एटम दिया गया है, तो पहले ये सोच लो कि कार्बन में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो आपने पढ़ा होगा कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। और हमें एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है, एक प्रोटॉन का भी मास पता है और एक न्यूट्रॉन का भी मास पता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन न्यूट्रॉन बहुत कम होता है, तो ये नेग्लिजिबल कर देना है इसको, मतलब नेग्लेक्ट मान लेना है इसको। तो अपने को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, तो मास ऑफ 6 प्रोटॉन को ऐड करना है और साथ ही साथ मास ऑफ अपने को 6 न्यूट्रॉन भी ऐड करना है। अब हमें पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू तो सेम होती है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 12p लिख सकते हैं। क्यों, n = p है यहाँ पर, और 6 + 6 कितना हो जाएगा 12। लेकिन मैंने ये भी बताया आपको कि न्यूट्रॉन की जो मास होती है वो स्लाइटली प्रोटॉन से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे 12 प्रोटॉन हो गया, तो अपन क्या लिख सकते हैं 12 × अब मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा बताओ, ये जो p लिखा है मैंने वो मास ऑफ प्रोटॉन है, तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम, ये लिख सकते हैं अपन। अब इनका जब कैलकुलेशन करोगे तो 12 × AMU आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने इसको बता रखा था, इसको = हम लोग 1 AMU मानते हैं। तो यहाँ पर अपने को दिख रहा है कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन दैट इज 12 एटॉमिक मास यूनिट। ध्यान रखना AMU का मतलब क्या हुआ, एटॉमिक मास यूनिट। अब यहाँ पर अगर आपसे कल को किसी ने पूछ लिया कि 1 AMU का मतलब क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि ये 12th को आप इधर कर दोगे, तो आप क्या लिखोगे 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ठीक, अब यहाँ पर मैंने कुछ खास नहीं किया, देख लो यहाँ पे ये जो 12th था, ये वाला 12th, इसको मैंने इधर फेंक दिया, लेफ्ट साइड फेंक दिया, तो 1/12 के फॉर्म में आ जाएगा, तो 1 AMU को बात निकल के आ जाएगी। तो 1 AMU = हो जाता है कार्बन के 1/12 मास के बराबर 1 एटम के। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि आप मेरे को ये बताओ कि मास ऑफ यहाँ पर 6.022 × 10⁻23 एटम ऑफ अगर कार्बन है तो उसका मास क्या होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये इसका मतलब क्या हुआ 1 मोल, मतलब एवोगाड्रो नंबर है। अब 1 मोल ऑफ कार्बन का मास बताना है, तो 1 मोल बताने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्या निकला था 12 AMU लिखा था, 12 लिख दिया हमने। AMU की वैल्यू क्या थी 1.67 × 10⁻⁻24। ठीक, अब हमें कितने एक कप ये हम लोगों ने जो निकाला था, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे जो हमने निकाला था इस तरीके से, यहाँ पर जो हमने निकाला है वो हमने निकाला था मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। लेकिन अब हम लोगों को कितने के लिए निकालना है, एवोगाड्रो नंबर के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6.022 × 10⁻, यहाँ पर 23 कर देंगे। अब जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। ठीक, अब हमें पता है कि इसकी जो यूनिट थी वो तो ग्राम में थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 ग्राम। अब इसको यूनिट मिल गया, पहले यूनिट नहीं मिल रहा था, एटॉमिक मास यूनिट लिखा हुआ था, अब यहाँ पर 1 मोल का अपने को मिल गया 12 ग्राम। तो कल को अगर आपसे कभी कोई पूछ दे कि 1 मोल ऑफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कितना होगा, तो आप बताओगे 12 ग्राम। ध्यान रखेंगे इस बात का। और इसी को हम लोग बोलते हैं मोलर मास, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर मास। ठीक, और कहीं कहीं बुक में आप इसी को क्या लिखते हुए देखोगे, ग्राम एटॉमिक मास। देखो एटॉमिक मास थोड़ी देर पहले हम लोग निकाला था एटॉमिक मास यूनिट, उसी को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये ग्राम एटॉमिक मास हो गया। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम = 12 ग्राम हो गया। देखो यहाँ पे मोल की बात की है मैंने, अगर मैं 1 एटम की बात करता तो 1 एटम के लिए हम लोग क्या यहाँ पे लिखते हैं 12 AMU। लेकिन मोल में हम लोग क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि 12 ग्राम एक ऐसा वेट होता है जिसको आप फील कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलूँ 1 एटम का मास आप फील करो तो आप उसको फील नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैल्यू बहुत ही छोटी है। तो देखो हम लोग को मोल के निकालने से फायदे आपको पता चल रहे हैं। अब इसी पर बेस्ड आपको मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ और आप उसको खुद से सोचो। अगर मैंने बोल दिया ऑक्सीजन एटम का बताओ मास, तो आप ऑक्सीजन एटम का एक एटम का मास बताने के लिए क्या बोलोगे कि सर इसमें 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 न्यूट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसको तो हटा देना है क्योंकि ये नेग्लिजिबल है इसके बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे 16 × मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.67 × 10⁻⁻24 कर देंगे, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 AMU। और हमें पता है कि 1 मोल ऑफ, अगर हमें मास ऑफ 1 मोल ऑफ
ऑक्सीजन एटम अगर अपने को पता करना होगा तो आज के बाद अब पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कि एमयू की वैल्यू पुट किए हैं फिर 6.022 into 23 पुट किए हैं, अब डायरेक्ट क्या कर देंगे 16 ग्राम लिख देंगे। ठीक है, तो जब भी अपने को मोल में बताना पड़ेगा 1 मोल में, तो उसके लिए हम लोग 16 ग्राम लिख देंगे। उतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ देख लिया कि इसको कैलकुलेट करके 1 वैल्यू आता है। ठीक, अब यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब पहले सोचो जो मैं बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ उसको पहले दिमाग लगाना। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास अपने को मिला 16 ग्राम, है ना। तो मान लो मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हारे घर में ऑक्सीजन एटम के 64 ग्राम प्रेजेंट है, कि एक बक्से में ऑक्सीजन एटम है जिसका वेट दिया हुआ है 64 ग्राम, ये वेट दिया है मैंने। ठीक है, 64 ग्राम। तो जरा बताना बेटा कितने मोल्स हुए। तो आपको पता है कि 1 मोल में 16 ग्राम, तो 64 ग्राम का आपको निकालना है। तो आप क्या बोलोगे, n इज इक्वल टू जो 64 ग्राम था उसको 16 से अपन डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4 ग्राम, है ना। 4 मोल, मतलब इसके कितने मोल हो गए 4। तो यहां से एक फॉर्मूला अपने को डिराइव हुआ, दैट इज n इक्वल टू W/m। m यहाँ पर क्या है, मोलर मास। अब ये मोलर मास किसी का भी हो सकता है, अभी तो मैंने सिर्फ एटम का आपको बताया है, कल को मॉलिक्यूल का भी हो सकता है। और ये वेट जो होगा किसमें, ग्राम में, और ये आपको गिवन होगा। और हो सकता है कभी कभी निकालने के लिए दिया जाए। तो यहाँ पे एक फार्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 फार्मूले हैं आपके मोल कॉन्सेप्ट में, टोटल मोल को लेके 4 फार्मूले आएंगे। ठीक, पहला फार्मूला ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। तो अब इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन दूंगा तो आपको आपसे बन जाना चाहिए। किसी भी एटम का दिया कोई ग्राम तो आपको डिवाइड कर देना उसके मोलर मास से, और ये आपको पता होना चाहिए कि किसका मोलर मास क्या होता है। जैसे अगर मैं पूछूं नाइट्रोजन एटम का कितना होता है तो वो भी आपको पता होना चाहिए, और अगर मैं सल्फर का पूछूं तो ये भी कम से कम 20 तक अपने को अच्छे से याद रखना चाहिए, वैसे एग्जाम में दिया रहता है। ठीक है, अब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं। इन केस ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं तो नाइट्रोजन को एग्जाम्पल लेता हूँ, मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल किसको मैं लेके चल रहा हूँ, N2 को। अब N2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि अगर आपके पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 है, मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 लिखा हुआ है, मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है। क्या ये मतलब समझ में आया आपको कि N2 मॉलिक्यूल है, और एटम अगर मैं बोलूँ सिर्फ सिंगल नाइट्रोजन तो आप क्या बोलोगे, ये एटम है। एटम और मॉलिक्यूल क्या होता है, उम्मीद करता हूँ ये आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं ये भी अगले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 इज इक्वल टू 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन। अब हमें पता है नाइट्रोजन के होते हैं 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन, लेकिन ये 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इसका क्या आ जाएगा 28 AMU। देखो AMU क्यों लिख रहा हूं समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी मोल में बात नहीं की है। लेकिन कल को अगर मैं इस तरीके से पूछ दूं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, ठीक, अगर मैं इस तरीके से बात कर दूं तो अब आप क्या बोल सकते हो 28 ग्राम। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे 28 ग्राम एटॉमिक मास पहले वाले को बोलते थे, इसको क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जिसको शॉर्ट में कहीं कहीं GMM लिखा जाता है, और इसके पहले वाले को GAM दैट इज ग्राम एटॉमिक मास लिखा जाता है। तो जब भी हम मोल में कन्वर्ट कर रहे हैं अपने को यूनिट मिल रहा है, एंड दैट यूनिट इज कॉल्ड ग्राम। और अगर मॉलिक्यूल के फॉर्म में बात करेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। जो भी पढ़ा उसका फायदा क्या है, इस टॉपिक से समझते हैं, इस क्वेश्चन से समझते हैं। देखो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, इससे हमें क्या क्या मिल सकता है वो हमें देखना है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में यही लिखा रहेगा 2 मोल्स ऑफ दिस, 3 मोल्स ऑफ दिस, 4 मोल्स ऑफ दिस। तो पहले तो देखो कि ये जो दिया हुआ है ये एटम है या मॉलिक्यूल है, तो अपने को क्या दिख रहा है मॉलिक्यूल है। कितने मोल दिए हैं 1 मोल, और हमें पता है 1 मोल का मतलब क्या है Na का मतलब क्या 6.022 into 10⁻23 मतलब एवोगाड्रो नंबर। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स अपन कह सकते हैं 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब इतने मॉलिक्यूल्स इसके प्रेजेंट हैं। तो अपन तो क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कौन कौन से एटम कितने प्रेजेंट हैं। अब देखो यहाँ पर कैल्शियम कितने हैं 1, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम प्रेजेंट है। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम मतलब कि इसमें कैल्शियम एटम 6.022 into 10⁻23 है, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया है Na लिख दिया है। सेम वे में कार्बन यहाँ पे कितने हैं, एक ही है, तो कार्बन भी एक है, तो मैंने क्या लिखा है कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, मतलब कि ये भी Na है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर ध्यान से देखो 3 है, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब यहाँ पे Na को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 क्या बता रहा है, उसकी एटोमिसिटी, मतलब वो ऑक्सीजन कितना है।
यहाँ पे कार्बन की एटोमिसिटी क्या होगी 1, कैल्शियम की एटोमिसिटी क्या होगी 1, जबकि ऑक्सीजन की एटोमिसिटी क्या होगी 3, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। ठीक, तो हमें अगर मोल दिया हुआ है तो मोल से हम उसके एटम निकाल सकते हैं, उस मोल से हम उसके मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं। अब हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो भाई 1 मोल की बाद भी बात कर लेंगे। हमें पता है कि 1 मॉलिक्यूल का अगर निकाल लिया हमने सिर्फ एक मॉलिक्यूल का, तो हम पूरे 1 मोल का भी निकाल सकते हैं। क्यों? Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पहले निकालेंगे। 1 मॉलिक्यूल मतलब सिर्फ एक ही है आपके पास, तो कैल्शियम एक होगा, तो एक में कितने होते हैं 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और कार्बन के कितने होते हैं 6, और ऑक्सीजन के होते हैं 8 × 3 इक्वल टू 24। तो जब तीनों को ऐड करोगे तो 50। लेकिन ये जो 50 इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं अपने को, वो 1 मोल के नहीं मिले हैं, मैं बार-बार बता रहा हूं, ये 1 मॉलिक्यूल्स के मिले हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल्स। और ऐसे मॉलिक्यूल्स कितने हैं 6.022 × 10⁻23। तो यहां पे क्या करेंगे 50 को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। शॉर्ट में अपन क्या लिख सकते हैं 50 × Na। अब सोचो जरा कि मैं यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे जो मैं सर्कल कर रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे 2 मोल्स लिख देता तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होता, यहाँ पर भी 2Na हो जाता, यहाँ 2Na हो जाता, यहाँ पे और यहाँ पर क्या हो जाता 6Na, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो जाता। और यहाँ पर जो 50Na लिखा है वहां पे 100Na हो जाता, क्योंकि 2 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाता। अब ये जो हमने पढ़ा उसका अब देखो एकदम मस्त तरीका दे रहा हूँ, जिससे तुम्हारे सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे। अब थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। यहाँ पर अगर कभी मान लो आपको क्वेश्चन में मास गिवन है, मतलब मास दे दिया, तो क्या आप मोल्स निकाल सकते हो? अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा N = W/m, तो मोल्स निकल गया उससे। और अगर आपके पास मोल्स हैं तो उतने ही उसके क्या हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स। आपको पता है कि 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 होता है, तो जितने मोल्स होंगे उसको n से क्या कर देना है मल्टीप्लाई। समझ में आ गया? मतलब कि अगर आपको मोल निकालने आ गया, जो फॉर्मूला मैंने बताया है W/m, तो आप क्या करोगे उस मोल को Na से मल्टीप्लाई कर दो तो उतने मॉलिक्यूल निकल गए। और अगर आपको एटम्स के बारे में पता करना है तो एटोमिसिटी से उस मॉलिक्यूल को पता कर लो। कैसे? मैंने देखो यहाँ पे बताया, अगर मुझे ऑक्सीजन एटम के बारे में पता करना है कि 1 मोल में कितने ऑक्सीजन है, तो मैंने देखा इसका मोल क्या है 1 और इसकी एटोमिसिटी क्या है 3, तो देखो 3Na लिख दिया मैंने, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहा हूं और इसको आपको समझना है और बनाना है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 196 ग्राम ऑफ H2SO4 आपके सामने लिखा हुआ है, और अब आपको क्या करना है, इससे आपको बताना है कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मोल हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मोलर मास फाइंड आउट करोगे। और आपको पता है कि मोलर मास कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है 1 × 2 कर देंगे, सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 × 4 कर देंगे। तो यहाँ पे अगर देखें इन दो सबको ऐड करें तो आपको दिख जाएगा कि सॉरी तो यहाँ पे हो जाएगा 32 + 2 34 34 और यहाँ पर 64, तो 64 को 34 से ऐड कर दो तो आपको 98 दिख जाएगा। मतलब कि 98 ग्राम 1 मोल का है ना। अब 1 मोल का है तो हमें तो यहाँ पे 196 ग्राम दिया है, तो n का फॉर्मूला लगा देंगे 196/98। मोलर मास हमेशा नीचे रहेगा, वेट जो है वो गिवन रहेगा, तो 98 को जब करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा। n की वैल्यू क्या हो गई 2। अब हमें पता है कि 2 मोल हैं इसके, मतलब अगर मैं पूछूं आपसे कि H2SO4 कितने हैं, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू क्या लिखोगे 2 × Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो फिर मजा आ जाएगा। कैसे? समझो ध्यान से। 1 मोल ऑफ H2SO4 में 1 मोल बोला मतलब कि Na मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है। अगर मैंने 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिखा, मतलब क्वेश्चन से हमें पता चला कि इसके 2 मोल हैं, तो इसका मतलब 2 × Na मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, है ना। तो अब हमारे से कोई पूछे कि कितने हाइड्रोजन है, कितने सल्फर है, कितने ऑक्सीजन है, तो हम आराम से निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? अगर मैं पूछे कोई मेरे से कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, ठीक, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो देखो एटम निकालना है अपने को, और अपने को देखो कैसे निकालना है, देखो ध्यान से। यहाँ पे अपने को क्या निकालना है एटम, मॉलिक्यूल अपने को पता है तो एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या पता है 2 × Na है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, तो हाइड्रोजन की एटोमिसिटी क्या होगी 2 होगी, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो 2 × Na इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4Na। समझ में आ गई बात? ये अगर कल को आपसे पूछा मोल्स ऑफ सल्फर एटम, तो सल्फर एटम क्या, हमें पता है कि 2 मोल ऑफ H2SO4 में 2 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 है। अब हमें क्या करना है, इसकी एटोमिसिटी देखनी है, तो सल्फर कितने हैं 1, तो क्या कर देंगे 1 × 2Na, तो आंसर क्या हो जाएगा 2Na। ठीक, अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि बताइए ऑक्सीजन एटम का मोल्स कितना है, तो आप कैसे बताओगे? यहाँ पर फिर से देखोगे 2 यहाँ पे लिखा ही हुआ है, और फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है Na, और ऑक्सीजन की एटोमिसिटी देख लो, तो ऑक्सीजन की एटोमिसिटी 4 दी हुई है, तो 4 × 2 = 8 Na हो जाएगा। ठीक, तो डायरेक्टली हम लोग ये वाला जो दिमाग लगाए हैं यहाँ पर, ये जो आपको दिख रहा है, ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मोल से मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और मॉलिक्यूल से एटम निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन जो दिया था ये क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक से बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन ये है कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम पता करना है, जिसमें आपको लिखा गया है 32 ग्राम ऑफ CH4। अब क्वेश्चन का अप्रोच कैसा है वो समझो, कि हमें मास ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है, तो हमें पता है कि नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू W/m हो सकता है, अभी हमने पढ़ा है। m यहाँ पर क्या है मोलर मास, और ये हमें पता है कि हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक,
ये हमें निकालना है, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि ये फाइंड आउट करना है। और अगर ये किसी तरीके से गिवन डाटा से अगर अपने को पता चल गया तो आसानी से हम लोग W निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले डाटा की ओर चलते हैं, और डाटा में क्या लिखा हुआ है, 32 ग्राम ऑफ CH4 प्रेजेंट है। तो हम लोग इसे क्या निकाल सकते हैं, मोल। अभी ये मोल जो निकाल रहे हैं वो किसका निकाल रहे हैं, CH4 का। और CH4 का जब मोल निकालेंगे तो 32 ग्राम इसका गिवन है, और कार्बन का कितना होता है 16, और हाइड्रोजन का होता है 1 into 4, मतलब हो जाएगा टोटल, सॉरी कार्बन का होता है 12, तो 12 + 6 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर आ गया 16 और यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो 2 मोल्स आ गए इसके, है ना। अब हम लोग यहाँ से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 मोल ऑफ CH4 में 4 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो सिंपल सी बात है कि 2 मोल ऑफ CH4 में कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल टू 8 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। कैसे हुआ, अब इसको आसानी से समझ सकते हैं बेटा कि 1 मोल ऑफ CH4 में 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पे 2 मोल्स यहाँ पे आया है, तो 2 मोल्स में 8 मोल प्रेजेंट है। तो हमें हाइड्रोजन एटम के मोल्स पता चल गया, देखो ये निकाल लिया हमने, जो कितना निकाला 4। अब यहाँ पर हमें M पता है 1, तो W कितना हो जाएगा, सोच के देख लो आराम से। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं 8 आया है, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, W ऑफ H इज इक्वल टू N इंटू M, और N कितना है यहाँ पे 8, और मोलर मास जो है यहाँ पे होता है 1 हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे वेट हो जाएगा 8 ग्राम। तो बस इस तरीके से हम लोग ये लो जो फॉर्मूला था W/M, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लिए। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक नया बात पढ़ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है मैंने कि 1 मोल्स ऑफ एनी गैसेस एट STP ऑलवेज ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। मतलब क्या हुआ कि कोई भी गैस अगर 1 मोल ले रहे हैं तो STP पे, दैट मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर जिसमें 273 केल्विन और प्रेशर 1 atm होता है, उस पे वो 22.4 लीटर होता है कोई भी 1 मोल का गैस। तो अगर कल को मैंने बोल दिया कि आपके पास 2 मोल्स है किसी गैस का, तो आप क्या बोलोगे 22.4 इंटू 2 लीटर उसके पास है। 3 मोल है तो मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे, है ना। तो अगर कल को आपके सामने कुछ वॉल्यूम दे दिया और बोला गया मोल निकालिए, तो एकदम फॉर्मूला वही लग जाएगा कि गिवन वॉल्यूम बाई 22.4, और वो किस में रहेगा, लीटर में। ध्यान रखिए कभी कभी क्वेश्चन में मिलीलीटर में देता है तो अपने को लीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक। और ये वाला जो है वो तो मैंने एक तरीके से इसी तरीके से लिख दिया, आपको पता भी होगा कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, दैट इज Na नंबर है। तो बताओ कल को मान लो बोल दिया कि मेरे पास इतने नंबर है, तो उतने नंबर का मोल निकालने के लिए क्या करोगे, आप इससे क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। वही डिवाइड कर दिया गया है, Na यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है कि गिवन मास बाई मोलर मास, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, N इक्वल टू W/M। तो अब यहाँ पर देखेंगे कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट STP। अब सोचो पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है ना, और निकालना क्या है अपने को। हमेशा जब भी क्वेश्चन आता है सोचो निकालना है अपने को वॉल्यूम, और वॉल्यूम निकालने का हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा N इंटू 22.4, वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और कुछ नहीं किया इधर उधर। तो ये अपने को निकालना है, तो ये तो अपने को निकालना ही है भाई, और ये अपने को डाटा से पता चलेगा। डाटा कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन में। तो चलो इसको निकालने के लिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या करेंगे N इक्वल टू 80 गिवन वेट बाई 32। ऑक्सीजन यहाँ पे O2 है, जब कुछ नहीं लिखेगा तो O2 कंसीडर करेंगे, नहीं तो ऑक्सीजन एटम लिख देगा। ऑक्सीजन एटम लिखेगा तो यहाँ पे 16 लिखना पड़ेगा, और अगर O2 लिख दिया तो 16 + 16 कितना हो जाएगा 32। तो मोलर मास इसका कितना निकल जाएगा, आप आसानी से डिवाइड कर दो। तो 8480 2 to the power 25, मतलब क्या हुआ कि अपने पास मोल क्या आ गया 5/2, और अगर अपने को मोल पता चल गया डाटा से 5/2 तो आसानी से वॉल्यूम निकल जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है, इसको समझिए अच्छे से। यहाँ पे बोला गया है 160 ग्राम ऑफ SO2 दिया हुआ है, जिसमें से इतने मॉलिक्यूल्स जो हैं SO2 के रिमूव कर दिए गए हैं। तो बोला गया कि जो रिमेनिंग SO2 गैस बचा हुआ है उसका वॉल्यूम बताइए। तो फिर से अपने को क्या है, अपने को तो जो क्वेश्चन बोला वो कर देना, पहले वॉल्यूम लिख लेना है, यहाँ पे अपने को निकालना है, मतलब N इंटू 22.4 होगा, इतना तो पता है भाई, बस अपने को ये कोई बता दे। और ये जो मोल है वो किसका पता होना चाहिए, जो रिमेनिंग SO2 बचा वो। तो पहले चेक कर लेते हैं कि टोटल कितने मोल्स हैं। तो 160 ग्राम दिया हुआ है, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाई सल्फर का होता है 32 और O2 का होता है 32, तो 32 प्लस कितना हो जाएगा 160/64। तो अपने को पता है कि 16 10 64 2 5, मतलब कि यहाँ पे जो मोल आया, एक्चुअल मोल जो SO2 का है 5/2 है ना। तो अपने को 5/2 इसका ओरिजिनल है, ओरिजिनल मतलब इतना तो है ही। अब हमने रिमूव कितना किया, इतने मॉलिक्यूल्स को कर लिया, 1.2 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स को हमने रिमूव कर लिया। तो भाई बताओ, जब तुम्हें मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं तो तुम उससे भी मोल निकाल सकते हो। मोल निकालने का तरीका क्या हुआ, N इज इक्वल टू जो तुमने रिमूव किया है, तो गिवन मॉलिक्यूल्स कितने दिए हैं 1.2 इंटू 10⁻24, और नीचे क्या हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। फॉर कैलकुलेशन के लिए अपने यहाँ पे 6 कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 6 6 12.2, और यहाँ पे एक ऊपर नीचे कट जाएगा, यहाँ पे तो एक ही बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। मतलब ये जो मोल्स आए हैं, ये मोल्स कौन से मोल्स हैं, जो हमने रिमूव किए।
तो रिमूव वाला ये हो गया। अब अपने पास बचा कितना, तो रिमेनिंग के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे भाई। ओरिजिनल कितना था 5/2, रिमूव कितना किया 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/4 माइनस 5/4 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 1/2। तो अपने पास जो रिमेनिंग मोल है वो 1/2 है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 22.4, मतलब कि 11.2 लीटर यहाँ पर वॉल्यूम है जो रिमेनिंग SO2 बचा हुआ था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अपने एग्जाम में आते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने क्या कवर किया, 3 फॉर्मूले हमने कवर किए और मोल्स के बारे में जाना, AMU के बारे में जाना अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक का चाहिए वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में करें। वैसे मैं सोच रहा हूँ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कंप्लीट करने का।